हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 29 सितंबर 2016 और आज द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और द पायनियर इंग्लिश के इन 5 महत्वपूर्ण अखबारों में भारत सहित 4 देशों के द्वारा सार्क की बैठक का बहिष्कार किए जाने के संबंध में इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आया है। दोस्तों, द हिंदू में एडिटोरियल का हेडिंग आया है द सार्क गैम्बिट। इसके अलावा सी राजा मोहन का एक बहुत महत्वपूर्ण इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया है जिसका हेडिंग है सार्क -1। टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडिंग आया है सार्क बॉयकॉट और द पैनियर में एडिटोरियल का हेडिंग आया है फ्लॉप सार्क शो। तो दोस्तों, इन पांचों न्यूज़पेपर्स के इन एडिटोरियल्स को हम समग्र रूप में पढ़ने जा रहे हैं ताकि अपने ज्ञान को परिपूर्णता प्रदान कर सकें। दोस्तों, सार्क का गठन बांग्लादेश की पहल पर 1985 में किया गया था, 1985 में किया गया था। दोस्तों, इसके जो बैठक हुई है, जिन जिन वर्षों में हुई है, जिन जिन देशों में हुई है, उसका मैंने एक एनालिसिस तैयार किया है जो कि प्रीलिम्स परीक्षा में इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, देखते हैं। बांग्लादेश वो देश था जिसने सार्क के गठन की पहल की थी, इसलिए सबसे पहला जो सार्क की बैठक हुई थी वो बांग्लादेश में ही हुई थी। दोस्तों, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भारत और श्रीलंका ऐसे देश हैं जिनमें 3-3 बार सार्क की बैठक हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान में 2 बार सार्क की बैठक 1988 और 2004 में हो चुकी है। यदि इस बार भी सार्क की बैठक वहां पर होना संभव होता है किसी वजह से, परिस्थितियों वर्ष, तो ये तीसरी बार होगा जबकि पाकिस्तान में सार्क की बैठक होने की संभावना होगी। तो दोस्तों, भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसमें केवल एक बार सार्क की बैठक आयोजित हुई है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं बांग्लादेश में जो 3 बार बैठक हुई है वो सार्क की बैठक 1985, 1993 और 2005 में हुई है। मालदीव में 3 बार सार्क की बैठक हुई है 1990, 1997 और 2011 में, 1990, 1997 और 2011 में। दोस्तों, नेपाल में 3 बार सार्क की बैठक हुई है 1987, 2002 और 2014 में। दोस्तों, भारत में 3 बार सार्क की बैठक हुई है 1986, 1995 और 2007 में। इसके अलावा श्रीलंका में 3 बार सार्क की बैठक हुई है 1991, 1998 और 2008 में। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन सभी देशों में 3-3 बार सार्क की बैठक हो चुकी है। पाकिस्तान में 1988 और 2004 में सार्क की बैठक 2 बार हो चुकी है। यदि फिर से परिस्थिति बनती है कि वहां पर इस बार भी इस्लामाबाद अड़ा हुआ है, इस्लामाबाद हट कर रहा है कि परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन वो सार्क की बैठक आयोजित करेगा जैसा कि उसका कार्यक्रम है नवंबर 2016 के लिए। तो दोस्तों, अगर इस बार फिर से वहां बैठक होती है तो ये तीसरी बार मौका होगा जबकि पाकिस्तान संभावित तौर पर उसका आयोजन करेगा। दोस्तों, एक बार भूटान में बैठक हुई है, भूटान में केवल आज तक एक ही बार बैठक हुई है। दोस्तों, अभी एक थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं। 1985 में बांग्लादेश में बैठक हुई थी, 1986 में दूसरा सम्मेलन भारत में हुआ था, 1987 में तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ था, 1988 में चौथा सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद 1989 में सार्क का कोई सम्मेलन नहीं हुआ। 1990 में जो पांचवा सम्मेलन हुआ था वो मालदीव में हुआ था। इसके अलावा छठा सम्मेलन श्रीलंका में हुआ था 1991 में। 1992 में सार्क का कोई सम्मेलन नहीं हुआ। 1993 में बांग्लादेश में सार्क की बैठक हुई थी। उसके बाद भारत में 1995 में सार्क की बैठक हुई थी। इस बीच में 1994 में कोई सार्क की बैठक नहीं हुई। इसके अलावा 1996 में भी कोई सार्क की बैठक नहीं हुई। 1997 में मालदीव में सार्क की बैठक हुई थी। 1998 में श्रीलंका में सार्क की बैठक हुई थी। उसके बाद 3 वर्षों तक कोई बैठक नहीं हुई। 1999 यानी 1999, 2000 और 2001, इन 3 वर्षों में कोई बैठक नहीं हुई। उसके बाद अगली बैठक 2002 में काठमांडू में नेपाल में हुई थी।
उसके बाद 2005 में 2004 में पाकिस्तान में 12वां सम्मेलन हुआ था सार्क का। 13वां सम्मेलन 2005 में आयोजित किया जाना था बांग्लादेश में। भारत ने खालिदा जिया सरकार, जो बांग्लादेश की सरकार थी, उसके साथ तनावपूर्ण संबंधों का हवाला देते हुए 2005 के सार्क सम्मेलन से अनुपस्थित रहने की घोषणा की थी। लेकिन बाद में उसी वर्ष 2005 में ही नवंबर के महीने में ढाका में सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके लिए भारत को मनाया गया था। दोस्तों, इसके बाद 2006 में कोई बैठक नहीं हुई सार्क की। 2003 में भी कोई बैठक नहीं हुई थी सार्क की। 2007 में भारत में इसकी बैठक हुई थी। उसके बाद 2008 में श्रीलंका में सार्क की बैठक हुई थी। 2009 में कोई बैठक नहीं हुई थी। उसके बाद 2010 में भूटान में सबसे पहली बार सार्क की बैठक आयोजित की गई थी। 2011 में मालदीव में सार्क की बैठक हुई थी। उसके बाद 2012 और 2013 में कोई बैठक नहीं हुई। इसके बाद 2014 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क की बैठक हुई थी। दोस्तों, आगे एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने एक ट्वीट में सूचना दी है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 9 से 10 नवंबर 2016 की दिनांकों में इस्लामाबाद और मुरी, पाकिस्तान में आयोजित किए जा रहे 19वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन 2016 साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क की बैठक में भाग नहीं लेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि पाकिस्तान को इस विषय में भारत की ओर से औपचारिक सूचना नहीं मिली है। पाकिस्तान ने यद्यपि यह भी कहा कि पाकिस्तान दक्षिण एशियाई क्षेत्र के निवासियों के हित में क्षेत्रीय शांति के लिए कार्य करता है। पाकिस्तान के प्रवक्ता ने भारत के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध गलत प्रचार अभियान प्रोपेगेंडा चला रहा है। सरताज अजीज ने कहा कि भारत पहले भी 4 बार सार्क की बैठक को स्थगित करा चुका है। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान ने भी अपने अलग अलग कारण बताते हुए सार्क की बैठक के बहिष्कार की घोषणा की है। आइए इन तीनों देशों ने कारण बताए हैं सार्क की बैठक का बहिष्कार करने के, उन कारणों को ध्यानपूर्वक जानते हैं। दोस्तों, पहली बात है कि भारत द्वारा सार्क सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा के बाद अफगानिस्तान ने पिछले 1 वर्ष के दौरान अशरफ गनी सरकार को खोखला करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर आतंकी घटनाओं की श्रृंखला को प्रायोजित करने का कारण बताते हुए अफगानिस्तान पर आतंक थोपने का आरोप लगाकर पाकिस्तान के विरुद्ध कारण बताते हुए 19वें सार्क सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध, जहां तक इसकी बात है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में खटास तब आई थी जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश सरकार द्वारा 1971 के युद्ध अपराधियों को फांसी दिए जाने का विरोध किया। फांसी पर चढ़ाए गए जमात नेता एम आर निजामी को बांग्लादेश सरकार सबसे बड़ा युद्ध अपराधी मानती है, जबकि उसी एम आर निजामी को पाकिस्तान सरकार ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत देने की घोषणा कर दी। ढाका ने कुछ पाकिस्तानी राजनयिकों पर आईएसआई के साथ संबंध रखने तथा बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देने के कथित आरोपों के चलते उन पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया था। बांग्लादेश ने सार्क से अनुपस्थिति का कारण यह बताया है कि दक्षिण एशिया का एक देश, अर्थात इनडायरेक्टली वो इशारा कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की ओर, बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में लगातार दखल दे रहा है। भारत के संभवतः घनिष्ठतम दक्षिण एशियाई सहयोगी देश भूटान ने अपनी सार्क में अनुपस्थिति का कारण यह बताया है कि यद्यपि भूटान सार्क की क्षेत्रीय सहयोग प्रक्रिया के लिए कटिबद्ध है, तथापि भूटान की राजतंत्रीय सरकार क्षेत्र में हाल ही में बढ़े आतंकी तनाव के कारण खराब हुए वातावरण से चिंतित है, जिस कारण राजतंत्रीय सरकार को लगता है कि 19वां सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद और मुरी
नाम के स्थानों में नवंबर 2016 में पाकिस्तान में सफलतापूर्वक आयोजित किया जाना संकट में पड़ गया है। सार्क के अन्य सदस्य देश हैं श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान। श्रीलंका ने सार्क बहिष्कार के प्रश्न पर उदासीन आत्मसंयम दर्शाते हुए चुप्पी साध रखी है। श्रीलंका और पाकिस्तान के सहयोगपूर्ण संबंध निकट भूतकाल में तब विकसित हुए थे जब एलटीटीई के खिलाफ लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका के अभियान में पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने सहयोग दिया था। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अगले हफ्ते 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। नेपाल में काठमांडू में पिछला सार्क सम्मेलन हुआ था, जहां पर मार्च 2014 में नेपाल के पूर्व विदेश सचिव अर्जुन बहादुर थापा को सार्क का सभापति बनाया गया था। 8 देशों में से चार सार्क सदस्य देशों द्वारा बहिष्कार की घोषणा से, यद्यपि सार्क के घोषणा पत्र में उल्लिखित नियम के अनुसार सार्क सम्मेलन स्वतः स्थगित मान लिया जाएगा, क्योंकि सार्क के घोषणा पत्र में नियम है कि यदि एक भी सदस्य देश अनुपस्थित रहता है तो सार्क बैठक स्वतः स्थगित हो जाती है। तब भी पाकिस्तान ने अड़ियल घोषणा की है कि वह 9 से 10 नवंबर 2016 को ही सार्क बैठक का आयोजन करेगा। बहिष्कारकर्ता 4 देशों ने नेपाल स्थित सार्क सभापति कार्यालय को आधिकारिक सूचना प्रेषित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इस विषय में नेपाल की सार्क सभापति के रूप में विशिष्ट भूमिका रहेगी। संभावना है कि सार्क सभापति होने के नाते नेपाल 4 देशों के बहिष्कार के कारण इस वर्ष नवंबर में नए स्थान पर सार्क बैठक आयोजन करने का प्रयास करे। दोस्तों, सार्क का गठन 1985 में बांग्लादेश की पहल पर हुआ था। यद्यपि 1980 के दशक के मध्य के उन वर्षों में आरंभिक स्तर पर नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों ही सार्क के उद्देश्यों के प्रति सतर्क रुख अपनाए हुए थे, परंतु समय के साथ जब 1990 में भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में आर्थिक सुधार और उदारीकरण ने प्रवेश किया, तब क्षेत्रीय एकता, रीजनल इंटीग्रेशन की आवश्यकता की स्वाभाविक विकल्प के तौर पर सामने आने की बात रखी गई। दोस्तों, दक्षिण एशियाई देश उदारीकरण द्वारा विश्व स्तर पर खुले हुए हैं, तो इन दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे के प्रति भी व्यापारिक मामलों में खुलना चाहिए। फिर भी विडंबना रही है कि दक्षिणी एशिया के देश अंतर्मुखी आर्थिक प्रवृत्ति, इनवर्ड इकोनॉमिक ओरिएंटेशन वाले हैं, जो परस्पर आर्थिक सहयोग अपेक्षाकृत कम ही रखते आए हैं। भारत ने धीरे धीरे सार्क के देशों के बीच सहयोग की आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं को महत्व देना आरंभ किया है। सार्क सम्मेलनों में भी व्यापारिक छूटों, क्षेत्रगत जुड़ाव अर्थात रेल, सड़क, वायुमार्ग, नदी मार्ग और समुद्र मार्गों से रीजनल कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय जुड़ाव तथा सीमा पार आर्थिक परियोजनाएं तथा सीमा पार ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं को स्थापित करने पर लगातार सार्क में बल दिया जाता रहा है। इस विषय में सार्क को आदर्श रूप में धीरे धीरे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अर्थात आसियान देशों द्वारा 2 दशक पहले बेहतर सहयोग पूर्वक अपना संगठन चलाए जाने से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा ऊंट सिद्ध हुआ है जो सार्क के सहयोग के कारवे की गति को कम कर रहा है। वास्तव में रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सैनिक प्रतिष्ठान प्रत्येक अच्छी परियोजना पर वीटो कर देता है। यद्यपि ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की सेना हमेशा ही क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के खिलाफ रही हो। 1980 के दशक के मध्य में 1985 के आसपास के वर्षों में जहां एक ओर सार्क के गठन की प्रक्रिया चल रही थी, दूसरी ओर पाकिस्तान ने ईरान और तुर्की के साथ मिलकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (ईसीओ) नाम का संगठन बनाया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद मध्य एशिया के नए देशों ने ईसीओ की सदस्यता ग्रहण कर ली। हाल ही में
रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सैनिक प्रतिष्ठान ने सीमा पार चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में सी राजामोहन लिखते हैं। रावलपिंडी भारत के साथ आर्थिक एकता और सहयोग के खिलाफ है। यद्यपि अमेरिका व चीन दोनों ही भारत के प्रति अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने की पाकिस्तान को प्रेरणा देते रहे हैं। पाकिस्तान के नागरिक नेता अर्थात सिविलियन लीडर्स और प्रांतों के नेतागण वे भी भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की मांग पाकिस्तान की सरकार से करते रहे हैं, किंतु पाकिस्तान में उपस्थित डीप स्टेट के प्रतिरोध से पार पाना संभव नहीं हो पाया है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में सी राजामोहन ने इस स्टैंडर्ड टर्म का यूज किया है, डीप स्टेट। डीप स्टेट से तात्पर्य प्रभावशाली प्रजातंत्र विरोधी गठबंधन से है। डीप स्पेस जो है एक तुर्की की राजनीति से संबंधित टर्म है जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक शब्दावली में शामिल हो गया है, और डीप स्टेट इस शब्दावली का अर्थ होता है प्रभावशाली प्रजातंत्र विरोधी गठबंधन। दोस्तों, भारत में यूपीए सरकार के कार्यकाल में व्यापारिक छूट प्रदान करने और सीमा पार ऊर्जा परियोजना के विषय में इस्लामाबाद अचानक तब मुकर गया था जबकि समझौते के दस्तावेज पर केवल हस्ताक्षर होना भर शेष था। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के सार्क कृत्रिम उपग्रह सार्क के इंटीग्रेटेड कृत्रिम उपग्रह अर्थात सार्क सैटेलाइट की विचार का भी पाकिस्तान ने विरोध किया था। यद्यपि मौसम की जानकारी के लिए ये पूरे सार्क क्षेत्र के सभी देशों के लिए एक उपयोगी विचार था। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में एक नया वैकल्पिक क्षेत्रीय मंच बनाने के लिए लक्षित प्रयासों में अर्थात मिशन मोड में लगा है। अपने इस प्रयास की ओर भारत ने पहला कदम उठाया है कि भारत अपने यहाँ गोवा में 16 अक्टूबर 2016 को होने जा रहे ब्रिक्स बिम्स्टेक पहल सम्मेलन में अफगानिस्तान और मालदीव को पर्यवेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर के रूप में बुला सकता है। भारत ने इस ब्रिक्स बिम्स्टेक पहल बैठक में बिम्स्टेक समूह के 6 नेताओं अर्थात नेपाल के प्रधानमंत्री श्री प्रचंड, म्यांमार की राज्य काउंसलर आंग सान सू की, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना, भूटान के प्रधानमंत्री, थाईलैंड के नेताओं को बुलाया है। बिम्स्टेक में दक्षिण एशिया से थोड़ा बाहर के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड भी शामिल हैं। यह पहल क्षेत्रगत सहयोग बढ़ाने की एक बृहत्तर पहल है। पिछले सप्ताह ही नेपाली प्रधानमंत्री श्री प्रचंड और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्री अशरफ गनी और मोदी के बीच दिसंबर 2015 से सितंबर 2016 के बीच के 10 माह के अवधि में 4 बार भेंट हो चुकी है, जो कि श्री अशरफ गनी से श्री मोदी की भेंट जो है काबुल, तेहरान, हेरात और दिल्ली में हो चुकी है। इस प्रकार नेपाल और अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे बने हुए हैं। बिम्स्टेक का जो पूरा नाम है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके गठन में भारत का सहयोग रहा है, जो कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी पूर्व की ओर देखो नीति का भाग है। 1997 में 5 देशों भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड को मिलाकर बिम्स्टेक का गठन हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस में सी राजामोहन लिखते हैं कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री बिम्स्टेक ब्रिक सहयोग पहल की अक्टूबर 2016 में होने जा रही बैठक में किसी नए संगठन या पुराने संगठन के नए नामकरण की घोषणा करेंगे, जैसे बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी या बॉबकॉम जैसा कुछ। तो दोस्तों, क्या भारत एक नए संगठन के गठन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है? दोस्तों, आगे देखते हैं।
यदि भारत की पहल पर यह नई व्यवस्था साकार हो जाती है तो पाकिस्तान सार्क को धुरी के रूप में उपयोग नहीं कर पाएगा। भारत ने सार्क के आपसी सहयोग को उत्कृष्ट बनाने के लिए कई सुझाव दिए थे और कई पहलें की थी। पहली पहल या पहला कदम यह था भारत का कि भारत द्वारा पिछले नवंबर 2014 के सार्क के सम्मेलन के दौरान सार्क मोटर वाहन तथा रेलवे समझौता करने का सुझाव दिया था, जिसको पाकिस्तान ने समर्थन नहीं दिया था। इस घटना का उल्लेख करते हुए भारतीय अधिकारी गण कथित तौर पर पाकिस्तान को सार्क की सहयोग प्रक्रिया की राह में सबसे बड़ा बाधक देश मानते हैं। भारत का दूसरा कदम था 2015 के काठमांडू के सार्क बैठक में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने टू स्पीड सार्क TWO स्पीड सार्क नीति की घोषणा की थी, जिसमें ये कहा गया था कि उप क्षेत्रीय सहयोग सब रीजनल सहयोग के इच्छुक देशों को परस्पर सहयोग करना चाहिए। अर्थात यदि सार्क के देश आपसी सहयोग की दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो किसी एक देश जैसे पाकिस्तान जैसे अनिच्छुक देश को इग्नोर करके उसको बाहर रखकर भी अन्य देशों को आपसी समझौते करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए शीघ्र ही 2015 की जो काठमांडू की सार्क बैठक थी उसके बाद शीघ्र ही भारत भूटान नेपाल और बांग्लादेश के बीच में BBIN मोटर वाहन समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। 2015 में उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। BBIN का अर्थ होता है दोस्तों भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इन चारों के बीच में समझौता जो हुआ था 2015 में, वो एक प्रकार से विद्वानों ने उसको सार्क -1 नीति कहकर पुकारा था। ये कहा गया था कि भारत जो है वो पाकिस्तान को इग्नोर करके BBIN समझौते के माध्यम से सार्क -1 की नीति पर चलना शुरू कर चुका है। कथित तौर पर यह पाकिस्तान विरोध में नीति थी, परंतु यह नीति भारत के पक्ष के अनुसार सार्क फ्रेमवर्क के अनुरूप है और इसका अर्थ भारत का विरोध करना नहीं है। भारत ने और आगे बढ़कर अपने उप क्षेत्रीय सहयोग सिद्धांत के आधार पर सीमा पार पहलों के रूप में भारत ईरान के बीच द्विपक्षीय चबाहार समझौते से सुनिश्चित किया है कि भारत पाकिस्तान को उपेक्षित करते हुए अफगानिस्तान तक आसानी से सड़क मार्ग से पहुंच पाएगा और अफगानिस्तान भी भारत तक सरलतापूर्वक पाकिस्तान से बाहर निकाले गए सड़क मार्ग से पहुंच सकेगा। भारत अफगानिस्तान मार्ग स्थापित किए जाने के लिए पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र से गुजरने देने की ट्रांजिट अनुमति न देने के बाद भारत अफगानिस्तान संयुक्त वायुमार्गीय गलियारे की परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। द पायनियर लिखता है कि कभी अशरफ गनी ने पाकिस्तान को भाई कहकर, ब्रदर नेशन कहकर पुकारा था, तब भी आज पाकिस्तान की नीतियों के कारण ही पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों में खटास आ गई है। दोस्तों, BBIN समझौते के विषय में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। BBIN समझौते के तहत ढाका दिल्ली मालवाहक ट्रक वाहन का एक आदर्श प्रचालन, एक मॉक रन अभी हाल ही में आयोजित किया जा चुका है। दोस्तों, आगे लेते हैं। भारत बांग्लादेश के आपसी संबंधों की बात करें तो भारत बांग्लादेश के साथ भी रेल, सड़क, वायुमार्ग, नदी मार्ग और समुद्र से गुजरने वाले मार्गों को स्थापित करके आम जनता के स्तर पर संवाद स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। नेपाल के साथ भारत का सड़क संपर्क दिल्ली काठमांडू बस सेवा 2014 से चल रही है। दोस्तों, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के सार्क के समान उद्देश्यों के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता तो नई मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के समय सभी क्षेत्रीय देशों के राष्ट्र प्रमुखों की उपस्थिति सुनिश्चित करने से ही झलकती है। मोदी सरकार शुरू से ही
पहले पड़ोस को प्राथमिकता अर्थात नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर देती रही है। दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है कि 8 में से 4 सार्क देशों ने सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया है। इससे पश्चिमी देशों को यह संकेत गया है कि भारत और पाकिस्तान के मतभेद धार्मिक आधार पर नहीं है, वरन आतंकवाद के आधार पर भारत और पाकिस्तान के मतभेद विद्यमान है। क्या भारत सहित 4 देशों के सार्क सम्मेलन बहिष्कार से परिस्थितियों वश पाकिस्तान को सार्क से निलंबित करने की मांग भी उठेगी? पाकिस्तान ने यहां तक कि उरी हमले की औपचारिक आलोचना तक करने से मना कर दिया है। अभी तक हमेशा सार्क आम सहमति के आधार पर काम करता आया है। भारत पाकिस्तान को WTO में भी खींच सकता है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को 2 दशक पहले ही MFN अर्थात सर्वाधिक वरीयता प्राप्त देश का दर्जा दे दिया था। तब भी भारत को आज तक पाकिस्तान ने MFN का दर्जा नहीं दिया है। इस तथ्य के आधार पर भारत WTO में पाकिस्तान के विरुद्ध अपील कर सकता है। द हिंदू लिखता है कि भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मूल सौजन्यताएं और भद्रताएं कॉर्टेसीज पठानकोट हमले के बाद ही समाप्त हो गई थी। सार्क बैठक का निमंत्रण आयोजक देश विशेष प्रतिनिधि को प्रत्येक सदस्य देश में भेजकर देते रहने की परंपरा है। अर्थात दोस्तों ये परंपरा है कि आयोजक देश जो भी होता है सार्क बैठक का, वो अन्य सभी सदस्य देशों में अपना विशेष प्रतिनिधि भेजकर निमंत्रण देता है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी सौजन्यता प्रदर्शित करने से मना कर दिया था। अर्थात पाकिस्तान ने ये कहा था कि भारत को विशेष प्रतिनिधि भेज करके आमंत्रित नहीं करेगा। सार्क की नवंबर 2016 बैठक की पूर्व पीठिका के तौर पर भूमिका के तौर पर सार्क गृह मंत्रियों और सार्क वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिनमें से सार्क गृह मंत्रियों की बैठक में भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अच्छा स्वागत पूर्ण व्यवहार नहीं किया गया था। बाद में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने सार्क वित्त मंत्रियों की इस्लामाबाद बैठक में न जाने का निर्णय लिया। यह पहली बार नहीं है कि सार्क बैठक स्थगित हुई हो, किंतु तनाव इतना अधिक है कि शायद निकट भविष्य में सार्क बैठक जल्दी आयोजित न हो पाए। इस बात से सार्क की प्रासंगिकता और बहुपक्षीय प्रक्रिया को धक्का ही पहुंचेगा। फिर भी भारत को क्षेत्रीय सहयोग के नए विकल्पों पर कार्य करते रहना चाहिए। दोस्तों आइए कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करना पसंद करेंगे। दोस्तों सबसे पहला वर्ड लेते हैं सैल्वेज। सैल्वेज SALVAGE अर्थात डूबते हुए जहाज को बचाना। दूसरा है दोस्तों, अगला वर्ड लीजिए INTRANSIGENCE इंट्रेंसिजेंस माने इंट्रेंसिजेंस हट या दुराग्रह। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड लेते हैं नुजिंग NUDGING अर्थात कोहनी से छूकर जगाना। दोस्तों अगला वर्ड लेते हैं पेरिल PERIL। पेरिल का अर्थ है पटरी से उतरना या हानि पहुंचना। दोस्तों इस प्रकार से ये सभी जो 5 इंपॉर्टेंट इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल है वो हमने डिस्कस किए आपके साथ वोकैबुलरी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पर अपने कमेंट्स करके अपने प्रश्न पूछिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।